हाफ पेज एसईओ के ऊपर है हमारा लेक्चर। अगर तो इसमें समराइज़ हो गया आज की डेट में तो ये आखिरी लेक्चर है। अगर ये समराइज़ ना हुआ तो फिर यानी कि इसी का पार्ट बन जाएगा, लेकिन ये है आखिरी। अच्छा, हाफ पेज एसईओ हमने दो तरह की देखी है अभी तक, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, और जन ये हाफ पेज एसईओ। ऑन पेज डेफिनेटली जो हम पेज के ऊपर या आर्टिकल के साथ जो टेक्निक्स करते हैं। टेक्निकल जो हमारी अपनी वेबसाइट के हैंडल करने के लिए, उसकी स्पीड वगैरह ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इस तरह की चीज़ें। हाफ पेज आ जाती है कि हम दूसरी वेबसाइट्स के पास जाते हैं, वही उनसे मिन्नत तरला करते हैं कि भाई हमारी लिंक लगा दो अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये पिछले कुछ दिनों में मैंने दो तीन चार शायद लिंक्स लगवाई हैं दूसरी वेबसाइट पे। तो अब ये वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और यही एक रीज़न थी जिसने मुझे फ्रीलांसिंग से स्किप करवाया था, कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं करना। वो एट द एंड आ गया, इसमें भी आगे फंस गए। तो यही रीज़न है कि हाफ पेज ऐसी हो कि मेरी जो स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। कर लेता हूँ, लेकिन यह है कि वो अच्छी नहीं है। उसकी रीज़न सिंपल है कि ऑन पेज ऐसी हो मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं जिस तरह की चाहूँ अपनी वेबसाइट की कर सकता हूँ। टेक्निकल ऐसी हो मेरे कंट्रोल में है, वेबसाइट को बुरा बनाऊँ अच्छा बनाऊँ मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर। तो ये दोनों के अंदर मेरी अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन इसमें मेरी इतनी ख़ास स्किल्स नहीं हैं, लेकिन हैं सही, फिर भी गुजारा कर लेते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम दूसरी वेबसाइट्स के पास जाते हैं अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करवाने के लिए, लेकिन ये न्यू वेबसाइट के लिए नहीं की जाती। आप तकरीबन अगर ये काम इसकी तरफ फोकस भी करते हैं ऑफ पेज की तरफ, तो एटलीस्ट 6 से 7 मंथ बाद एक न्यू वेबसाइट की, शुरू में नहीं। उसकी रीज़न सिंपल है कि अगर क्यों नहीं वेबसाइट को न्यू वेबसाइट है और उसकी हम प्रमोशन करना शुरू कर लेते हैं, दूसरी वेबसाइट्स लिंक लगाना शुरू कर देते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक वेबसाइट का आर्टिकल अभी गूगल में पहले पेज पे आया ही नहीं है, उसको कुछ जानता ही नहीं है। तो अगर कोई उसको जानता नहीं है, उसको अपनी वेबसाइट में लिंक क्यों लगाएगा या उसको प्रमोट क्यों करेगा कोई? सिंपल रीज़न है। तो हम 6 मंथ 8 मंथ 9 मंथ तक जब हमें कुछ रैंकिंग्स मिलना शुरू हो जाती हैं, जब हमारी थोड़ी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर हम इसका सोचते हैं कि यार अब हम हाफ पेज की तरफ जाएं। लेकिन एहतियात से वो मैं आगे बताता हूँ, ताकि हम पकड़े ना जाएं और हमें इसका अच्छा फ़ायदा मिले। हाफ पेज का नेगेटिव फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है बाज़ औक़ात, तो हमें इसका पॉजिटिव बेनिफिट ही मिले, इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है हमें। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसमें एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। हमारा अभी तक की जितनी बातें हुई हैं वो कीवर्ड को लेके, वो ये कि हम ऐसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिनकी डिफ़िकल्टी कम हो, ताकि हम उसके ऊपर रैंक कर सकें 30 से बिलो। लेकिन जो 30 से अबव होते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी 40 50 कीवर्ड डिफ़िकल्टी थी, तो क्या हम उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकते? कर सकते हैं उसके ऊपर भी, लेकिन उसके अंदर हमें उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स बनानी पड़ती हैं। ठीक हो गया? हमें काफ़ी सारी वेबसाइट से जाके प्रमोशन करवानी पड़ती है, गूगल को ये बताना पड़ता है। वो जब फॉर एग्जांपल 1000 वेबसाइट से हम जाके लिंक लगवाते हैं, तो 1000 वेबसाइट्स हमें वोट दे रही हैं, गूगल को बता रही हैं कि ये वेबसाइट की हम गारंटी देते हैं ये अच्छी है, इसको रैंक करो। उसकी सेंस ये बनती है। तो इस वे से हम जो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी रैंकिंग्स ले सकते हैं, लेकिन वो मेहनत, टाइम, प्रमोशन ज़्यादा लेते हैं। जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर हम बगैर किसी हाफ पेज एसईओ के भी हम रैंकिंग्स ले जाते होते हैं, मिल जाती हैं रैंकिंग्स हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्लियर होगी चीज़ के लाइक कंपटीशन वाले कीवर्ड्स में भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें बैकलिंक्स चाहिए होंगी। वो डेफिनेटली हमारे पास नहीं होती, तो हम शुरू में उनकी तरफ मूव नहीं करते रहेंगे, उनकी तरफ हम मूव नहीं करते। अब आते हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू एनीथिंग दैट आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट। सिंपल है, नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि हम किसी और वेबसाइट के ऊपर जाकर कुछ करते हैं, विद द पोटेंशियल टू अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग्स, कि हम अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करवा सकें। डेफिनेटली हमारा गोल यही है। ऑफ पेज एसईओ सिंपली टेल्स गूगल और सर्च इंजन्स अबाउट व्हाट द ऑडियंस थिंक अबाउट योर वेबसाइट। ये अगेन मैंने बताया कि एक बैकलिंक एक वोट के तौर पे काउंट होती है। तो अगर एक वोट हमें मिल रहा है तो इसका मतलब गूगल को ये सिग्नल जा रहा है ये वेबसाइट अच्छी है। डिफरेंस
की बात कर लेते हैं कि ऑन पेज और ऑफ पेज के अंदर क्या होता है। सिंपली ऑन पेज के अंदर हम अपने टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह को, या वेबसाइट की स्पीड, लिंक्स जो हम लगा रहे हैं किसी और वेबसाइट की, उन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। इवन कि अपनी ऊपर यूआरएल को भी देख रहे होते हैं। ऑफ पेज के अंदर हम ये एक अलग वेबसाइट जो हमें को और लिंक दे रही है, दूसरी वेबसाइट अलग है जो लिंक दे रही है, या तीसरी वेबसाइट है जो अलग लिंक दे रही है, तो ये अलग से हम हर वेबसाइट को देख रहे होते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये वह टाइमलाइन है। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी वैसे जिक्र किया कि एसईओ की जो ना स्टेप्स अगर कहा जाए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला फेज़ आता है रिसर्च का, कि हम जहाँ पे अपने अपनी गोल्स डिफाइन कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स वगैरह फाइंड कर रहे होते हैं, अपनी नीश को स्टडी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आके हम जस्ट अपनी क्या करते हैं, रिसर्च फेज़ है ये सारा हमारा। ठीक हो गया। यहाँ पे जो भी आप नाम ले लें, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, टॉपिक रिसर्च है, नीश की रिसर्च है, उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडिट का फेज़, जहाँ पे हमारा कंटेंट क्रिएशन का एक फेज़, जिसमें आप यानी कि आप लोग हैं कंटेंट लिख रहे हैं। तो और इसके बाद आता है ऑप्टिमाइज़। अब हम वेबसाइट बनाएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसको पब्लिश करेंगे। देन हम उसके ऊपर एम्पलीफाई यानी कि उसको क्या कहते हैं कि ये लिंक्स के ऊपर बात कर रहा है, इनबाउंड लिंक्स वगैरह। लास्ट स्टेप क्या है? नहीं, यहाँ से मैं देखा भैया रिपोर्ट्स, यानी कि मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूँ, पहला फेज़ रिसर्च, सेकंड हमने उसको कंटेंट लिखा, देन हमने ऑप्टिमाइज़ किया, देन उसके ऊपर हमने अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, सोशल पे से शेयरिंग की, या यूँ समझें कि उसकी बैकलिंक्स वगैरह बनाने की कोशिश की, और लास्ट पे हमने उसको रिपोर्ट्स देखी कि लाइक ये काम सारा चल कैसा रहा है, इसका फ़ायदा हमें या आउटपुट कितनी की आ रही है हमें। और इससे छठा स्टेप रख लें रिपीट का। वो ना ट्रेडिंग जो करते हैं ना, बिटकॉइन वगैरह के जो क्रिप्टो करेंसी, वो कहते हैं ईट स्लीप एंड ट्रेड। तो हमारा यही है कि पहले ये रिसर्च, फिर कंटेंट, फिर उसको देखो, रिपोर्ट्स, देन रिपीट। इसकी थोड़ी सी को समझ नहीं आई तो ये कुछ एसईओ के फैक्टर्स हैं। अभी तक हम डायरेक्टली ऑफ पेज के ऊपर मूव नहीं हुए, जस्ट हम बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। वेल टारगेटेड कंटेंट है। आपकी जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, वो स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम के ऊपर अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दे। अभी मैंने बात की फ्लफ वर्ड्स ना हो उसके अंदर। डेफिनेटली कुछ आ जाते होते हैं, लेकिन कोशिश करें टू दी पॉइंट। अच्छा, फ्लफ वर्ड्स ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप उस बंदे को वाकई में कुछ रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और यही हमारा अल्टीमेट गोल है, और यही अल्टीमेट गोल है गूगल का, कि हम कोई वाकई में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। ऐसी वेबसाइट्स बनाएं जो कि क्रॉलेबल हो सके। डेफिनेटली अगर हम अच्छे तरीके से वेबसाइट बनाएं तो वो क्रॉलेबल ही होती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लिंक्स, ये फैक्टर जो है हमारा आज के ऑफ पेज एसईओ से कनेक्टेड है, कि हम बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है। ये गूगल की अपडेट्स के अंदर बात हुई है ना, एक गूगल की अपडेट आई थी, हमिंग बर्ड शायद अपडेट थी। उसमें क्या था कि उसने क्वांटिटी, पहले क्या चल रहा था, क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक्स थी, जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स उतना ज़्यादा उसको रैंक करो। उसके बाद गूगल ने अब क्या कर दिया, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स, जहाँ से एक भी आपको बैकलिंक मिलती है अच्छी होनी चाहिए, ख़राब ना हो उसकी क्वालिटी, अच्छी ख़राब ना हो। तो क्वांटिटी में ले लेंगे तो ज़्यादा रैंकिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन क्वांटिटी में ख़राब नहीं लेनी, बैकलिंक्स नहीं बनानी। उसके बाद है सेटिस्फाइज यूज़र, आपका जो भी कंटेंट है यूज़र की इंटेंट को वो पूरा उतरे। यूनिक कंटेंट होना चाहिए बाकियों की निस्बत, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर कॉपी पेस्टेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। वो वाकई में ही यूज़र को कुछ नया पर दे जो बाकी वेबसाइट्स नहीं दे रही। यूनिक कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद ये ईड, डेफिनेटली सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है गूगल की, ईड। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, वैसे जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसको हम मज़ीद डिस्कस कर लेंगे।
फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो न्यू हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके बेस्ट फलाने मॉडल्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसको हर साल आप या जब भी है उसको अपडेट करते रहें, जो आर्टिकल्स अपडेट होने वाले हैं। CTR ये कोई इतना ख़ास फैक्टर नहीं रहा अब, गूगल इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन ये मैटर ज़रूर करता है कि हमारा आर्टिकल के ऊपर क्लिक, फॉर एग्जांपल हम पहले पेज पे आ जाते हैं। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, आपने खुद भी शायद एक्सपीरियंस किया हो, हम सर्च करते हैं कुछ भी अपनी जो हम ढूंढ रहे हैं, तो हम पहले लिंक पे क्लिक नहीं करते, तीसरी चौथी जहाँ पे क्लिक करते हैं, यार इसने कुछ ना क्लेम अच्छा किया हुआ है टाइटल के अंदर, बेसिकली उसका टाइटल हमें अट्रैक्ट करता है क्लिक करने के लिए। हम पहले को छोड़ के तीसरे चौथे के पास जाते हैं कि ठीक है यार इस पर क्लिक करते हैं, तो ये CTR मैटर ज़रूर करता है। तो लेकिन ये रैंकिंग में हमें कोई इतना अफेक्ट नहीं करता। अगली चीज़ है वेबसाइट की स्पीड और वर्क। ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं, स्पीड भी और मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आपकी वेबसाइट कैसी परफॉर्म करती है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, फिर भी वो चीज़ है जो। अब आते हैं आप पे एसईओ बेनिफिट्स क्या हैं इसके। इससे हमें डेफिनेटली रैंकिंग्स इम्प्रूव होती हैं, हमें लिंक जूस मिलता है और रैंकिंग्स इम्प्रूव होती हैं हमारी, अगर क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स हैं तो। डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होती है। डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होने का क्या फ़ायदा होता है हमें, अगर हमारी वेबसाइट न्यू है और हमने आज आर्टिकल लिखा है तो उसका हमें रैंकिंग्स कोई आज से कोई 5-6 मंथ बाद या कि इवन साल बाद जाके भी हो सकता है मेरे आर्टिकल्स की। लेकिन जब हमारी अथॉरिटी बन जाती है गूगल की नज़दीक, एक डोमेन अथॉरिटी बन जाती है, देन हम आज आर्टिकल लिखते हैं तो विद इन अ वीक वो आर्टिकल रैंक कर जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमें फ़ायदा होता है बैकलिंक्स की वजह से। बैकलिंक से हमें डोमेन अथॉरिटी मिलती है और डोमेन अथॉरिटी से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमारे आर्टिकल्स को गूगल ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। अच्छा जी, सर्फ इंक्रीज़ होता है हमारे। अभी स्निपर्स की बात चल रही थी, हमारी वेबसाइट पे स्निपर्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं पहले पेज पे, क्योंकि हम ही राज कर रहे हैं जिसे कहते हैं, तो उसके स्निपर्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। ट्रस्ट वर्दीनेस आ जाती है, ईट की जो बात हमने की वो भी इसमें आ जाती है। लॉन्ग टर्म जो अगर हमें बैकलिंक्स अच्छी मिली हुई हैं, तो फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड के ऊपर हमने आर्टिकल लिखा, वो रैंक भी कर गया और हमें उसके ऊपर बैकलिंक्स, अगर अच्छी बैकलिंक्स मिल जाती हैं 5, 10, 15, 20, 100, फॉर एग्जांपल 100 बैकलिंक्स मिल गई हैं, हम पहले नंबर पे हैं, कल को हमारे मुकाबले में उसी कीवर्ड के ऊपर कोई और बंदा काम करना शुरू करता है, कोई और वेबसाइट हमारे मुकाबले में आती है। अब पहले चीज़ जो वो उसको चाहिए होगी वो हमारे लेवल का आर्टिकल या हमसे अच्छा आर्टिकल। पहली चीज़, अगर वो हमसे अच्छा आर्टिकल लिख लेता है, देन उसको चाहिए 100 बैकलिंक्स हमें बीट करने के लिए। समझ लगी बात की। हमारा एक यानी कि ना, हम मुकाबले में तो डेफिनेटली रहते ही रहते हैं, लेकिन ये कि अगर हम बैकलिंक्स बना लेते हैं तो फिर हमारी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली पक्की है। जिसने हमें बीट करना है उसने फिर सोच समझ के आना, उससे फिर हम कह सकते हैं आ जा फिर मुकाबले में। लेकिन हमारे पास अगर बैकलिंक्स नहीं है, तो हम बैकलिंक्स के बगैर रैंक हुए हैं, तो वो बंदा भी फिर बैकलिंक्स के बगैर रैंक हो सकता है। कहाँ थे? अच्छा, उसके बाद है इंक्रीज पेज अथॉरिटी। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ये दो चीज़ें होती हैं। एक ओवरऑल वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, एक ओवरऑल उस आर्टिकल की कितनी अथॉरिटी है, तो ये दोनों चीज़ें उस बैकलिंक से इम्प्रूव होती हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग, अच्छा ये इस तरह से है सीन इसका, हम इसको आगे गेस्ट ब्लॉगिंग में डिटेल में देखते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग में ये होता है कि हमारी जब वेबसाइट किसी लेवल पे पहुंच जाती है ना, कुछ कुछ जैसे हम दूसरी वेबसाइटों के पास जा रहे हैं कि यार मेरी लिंक लगा दो, मेरी प्रमोशन कर दो। जब हमारी वेबसाइट किसी एक साइड पे लग गई है तो लोग हमें रीच करेंगे, भाई हम आपकी वेबसाइट पे अपने लिंक लगाना चाहते हैं, तो हम आपको आर्टिकल भी लिख के देते हैं। आर्टिकल भी हम खुद लिख के देंगे, आप बस उस आर्टिकल के अंदर हम एक जगह बना लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, वो लिंक आप लगा देना, पैसे भी लेने तो पैसे भी ले लो। वो यानी आर्टिकल भी लिख के देते हैं, पैसे भी हम उनसे डिमांड कर सकते हैं, और बस एक बदले में उनको एक लिंक देनी होती है हमें। जब हमारी वेबसाइट किसी एक साइड पे लग जाती है, रैंक हो जाती है, मुझे खुद रिक्वेस्ट आती रहती हैं, मैं कभी गौर ही नहीं करता। उसके बाद है ग्रेटर एक्सपोजर। डेफिनेटली हमारी वेबसाइट का हमारा अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर काफ़ी इंक्रीज होता है।
चीज़ें हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना है। बैकलिंक्स बनाते कैसे हैं या आप पेज एसईओ करते कैसे हैं, उससे पहले सबसे पहले कि बैकलिंक्स की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों के ऊपर फोकस रखना है हमें। ये चीज़ें नोटेबल हैं। देन हमें जो बैकलिंक्स मिल रही हैं वो फॉलो बैकलिंक्स हैं या नो फॉलो, इसके ऊपर भी हमारा गौर होना चाहिए। थर्ड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एंकर टेक्स्ट है आपका, कि जिस बैकलिंक्स जहाँ से आपको बैकलिंक मिल रही है उस वेबसाइट ने एंकर टेक्स्ट क्या रखा। एंकर टेक्स्ट की समझ लग रही है ना, सबको पता है एंकर टेक्स्ट क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेटली इनसे हमें लिंक जूस किस हिसाब से मिल रहा है। एक अगर वेबसाइट जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हैं या आपको मिल गई है नेचुरली या आपने ली है खुद पे करके, उस वेबसाइट पे पहले ही को 100-150 लिंक्स लगी हुई थी, जाके आपने कोई 160वीं लिंक लगवा ली, क्या तीर मार लिया। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही इतनी ज़्यादा लिंक्स लगाई, उनका जो जो लिंक जूस है वो तो 100-150 लोगों में डिवाइड हो रहा है, उसके पास क्या बचा होगा जो आपको ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ मैटर करती है, लिंक जूस कि कितना का आपको मिल पाएगा वहाँ से ना। तो सर जो अच्छी वेबसाइट है जो अच्छा काम कर रही है तो उनके पास तो सारे रिक्वेस्ट करते होंगे बेशक पेड हो, तो उनके पास करते तो हैं। होंगे 150 से ज़्यादा ही होंगे। नहीं, एक पेज के अंदर वो लिमिटेड लिंक्स होती हैं हमेशा। अच्छा, लिंक जूस हो गया, उसके बाद दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रेलिवेंसी। मेरी एक वेबसाइट है होम की, एक वेबसाइट है किचन की, कहीं ना कहीं मिलती हैं, लेकिन मैं कभी भी इनको मैंने आपस में लिंक नहीं किया। रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा मैंने होम के ऊपर और उसके अंदर ना किचन का जिक्र आ रहा था, नेचुरली आ रहा था, मैंने ख्याल नहीं किया। और जब उसको पब्लिश करने लगा फिर मैंने वहाँ पे किचन को एक एंकर टेक्स्ट बना के अपनी दूसरी वेबसाइट को लिंक किया, और मेरी जो किचन वाली है वो 7-8 मंथ पुरानी है। अब इसकी रीज़न क्या है कि मैंने क्यों, मेरी दोनों वेबसाइट मेरी कंट्रोल के अंदर, मैं जब चाहे लिंक कर लूँ, लेकिन नहीं किया क्योंकि रेलिवेंसी। जब लिंक्स वहीं से लेनी है जो आपकी रेलिवेंट वेबसाइट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अगर मेरी माउस के ऊपर वेबसाइट है, मैं दूसरी माउस वाली वेबसाइट से जाके लिंक लेता हूँ, वो तो मेरा कंप्यूटर हो गया, वो तो मुझे लिंक नहीं देगा। क्या ख्याल है? क्वेश्चन रेज होता है कि नहीं? यहाँ पे ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी माउस के ऊपर वेबसाइट है और डेफिनेटली मैं किसी दूसरी माउस वाली वेबसाइट के पास जाता हूँ, यहाँ तो फिर मैं उसको पे ज़्यादा करूँगा, फिर वो जो मेरी वेब, मैंने कंप्यूटर से भी बैकलिंक्स ली हैं वैसे। मैंने ईमेल की थी वेबसाइट को और उसे मैंने कहा यार पे कर दूंगा मैं, उसने पेपाल का मुझे ऑप्शंस दिए, वो डेफिनेटली पाकिस्तान में नहीं है, मैंने उसे बताया कि ये वाले हैं, तो वो कहता पाकिस्तान, मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो पाकिस्तान का निकला है, मैंने उससे व्हाट्सएप ले लिया, व्हाट्सएप पे बात की, मैंने कहा यार जो भी सीन है, उनको खैर पे किया था मैंने। तो पाकिस्तान का तो पेपाल उसको मिलेगा कैसे? पेपाल तो होते हैं पाकिस्तानियों के पास कुछ लोगों के, तो खैर सीन ये है कि उन्हें मैंने पे करके, वो बंदा एक तो पाकिस्तानी भी निकल आया, थोड़ा सा एक ताल्लुक वास्ता भी, जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तानी, चलो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो जाता है। तो वो उसकी वेबसाइट डायरेक्ट मेरा कंपटीशन था, सेम कीवर्ड के ऊपर वो आर्टिकल लिखा हुआ था, उसने भी सेम कीवर्ड के ऊपर, मैंने भी, क्यों समझे। तो उन्होंने बैकलिंक दी मुझे। तो समटाइम्स हमें बैकलिंक्स मिल जाती हैं कंप्यूटर से, लेकिन ये है कि मोस्टली वो नहीं देते, जो सेंसेबल लोग होते हैं वो हमें रिप्लाई नहीं करते। तो इस सिनेरियो के अंदर ये होता है कि आपका वेबसाइट है माउस के ऊपर, आप कंप्यूटर की वेबसाइट्स के पास जाओ जो कंप्यूटर के ऊपर बात कर रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं माउस वाला आर्टिकल लिखे होंगे। अगर लिखे हैं तो कोशिश करो कि उनमें अगर वो बैक लिंक दे दें जो पहले से पब्लिश है, आपको लिखना ना पड़े आर्टिकल। अगर वो नहीं मानते तो एटलीस्ट उनकी आप ही की इंडस्ट्री के अंदर ही वेबसाइट है ना, आप सिर्फ माउस के ऊपर बात कर रहे हो, वो पूरे लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माउस के ऊपर भी करेंगे। तो आप उनसे माउस का एक आर्टिकल लिख के दे दो, भाई ये लो आर्टिकल ले लो, मेरी लिंक लगा दो, पैसे लेने हैं पैसे ले लो, जो भी सीन बनता है, जो बात डन होती है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप इंडस्ट्री में चले जाओ। अगर आपकी कोई और एग्जांपल दें ताकि मुझे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी होम के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, तो जो इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल मैंने लेना है कैमराज के ऊपर बात करनी, तो जो ऐसी वेबसाइट्स जो सिक्योरिटी के ऊपर बात करती हैं, सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर, मैं उनसे बैकलिंक्स लेने की तरफ मूव करती हूँ। इंडस्ट्री में चले जाएं, आप अगर किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल माउस, तो दूसरी कई ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर बात करती हैं, आप उनसे बैकलिंक्स ले सकते हैं, वो भी रेलिवेंट ही है।
ये पॉइंट क्लियर हो गए। इस पॉइंट ने मेरी हाफ पेज एसईओ बड़े अरसे तक रोकी रखी थी यार, कंप्यूटर मुझे कैसे बैकलिंक दे, मैं कैसे करूँ हाफ पेज एसईओ। क्लियर हो गया। स्टिल देख लें इन पॉइंट्स में किसी इशू है। एंकर टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पहले भी शायद हमारी बात हुई है कि एंकर टेक्स्ट को हमारे अपनी वेबसाइट के अंदर भी सेम नहीं रखना, एग्जैक्ट नहीं रखना। यहाँ पे अगर देखें तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्जैक्ट मैच हमारे तकरीबन 18% हो जाए, एग्जैक्ट कीवर्ड को हम एज आ एंकर टेक्स्ट रखवा के बैकलिंक ले लें। फ्रेज मैच यानी कि कीवर्ड के आगे पीछे कुछ लगा के, और ब्रांड अपनी वेबसाइट के नाम से, अपनी वेबसाइट के नाम से या ऑथर के नाम से या वेबसाइट के नाम से ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, या देख रहे हैं इसका वेट ज़्यादा है। और अदर्स जो हैं, ये वाली अदर्स हैं। यूआरएल, एग्जैक्ट यूआरएल को यानी कि www.google.com को ही आप एंकर टेक्स्ट रखें, उसी को लिंक दे दें, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल है नेक्ड यूआरएल, ये कोई भी वेबसाइट जैसे yourdomain.com यही रखा हुआ है, ये आएगी यूआरएल लिंक के अंदर, ये वाली। उसके बाद जेनेरिक एंकर टेक्स्ट, ये अब देखें ना, समटाइम जब हमें बैकलिंक्स मिल रही होती है नेचुरली, वो कुछ इस तरह की होती हैं, क्लिक हेयर दिस साइट, फलानी साइट, या नाउ मोर दिस आर्टिकल, कुछ इस तरह की। तो ये जेनेरिक एंकर्स हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप किसी जगह से बैकलिंक्स अगर आप बनवा रहे हैं तो ये भी रख लें। अब जैसे मैंने कुछ बैकलिंक्स जस्ट ब्रांड नेम से रखवाई हैं, ये वाला कीवर्ड के ऊपर ली ही नहीं है, सिर्फ ब्रांड्स के नेम के ऊपर, ताकि एक रेपुटेशन सी बन जाए। अच्छा जी, उसके बाद पार्शियल मैच के ऊपर रख सकते हैं। इसके अंदर आप नीश, ये वैसे ना ऊपर उन्होंने रखा हुआ है, ये है क्या नाम है, कीवर्ड बिलो विजेट्स। तो यहाँ पे नाइस बिलो विजेट्स, गेट बिलो विजेट्स हेयर, इस तरह के हो सकते हैं। एंकर टेक्स्ट, ये स्पेसिफिक एंकर टेक्स्ट के ऊपर बात हो रही है हमारी। एंकर लिंक्स योर नेम, ये देखिए ऑथर का नेम आ सकता है। एग्जैक्ट मैच पूरा डेफिनेटली सिर्फ वही एग्जैक्ट वही कीवर्ड को रख के आप एंकर टेक्स्ट बनवा लें। और एल एस आई कीवर्ड उसी से मिलते जुलते जो एल एस आईज हैं। मैं वैसे अपनी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक्स के अंदर ज़्यादा फोकस रखता होता हूँ एल एस आई के अंदर, क्योंकि कुछ यानी कि एग्जैक्ट मैच रखता हूँ, अपनी इंटरनल लिंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी एग्जैक्ट मैच रखता हूँ, कुछ को एल एस आई रखता हूँ। इससे ये होता है कि एग्जैक्ट के अंदर भी एक कुछ बैक लिंक्स बन जाती हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ही, और फिर कुछ एल एस आई भी बन जाती हैं। इससे गूगल को सिग्नल ये मिलता है, अच्छा ये वाला टॉपिक इस चीज़ के बारे में भी है। टाइटल टैग लाइंस, जो आपने टाइटल रखा हुआ है वो उसको एज एंकर टेक्स्ट लिखवा लें, और या फिर आपकी वेबसाइट के नाम से, ये एंकर टेक्स्ट है। अब ये जस्ट आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ ये है कि एग्जैक्ट नहीं रखना, सेम नहीं रखना, इसको डाइवर्सिफाई करना, चेंज करना है। अगर हम 100 जगह से बैकलिंक्स ले रहे हैं और 100 के 100 ने सेम एंकर टेक्स्ट रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन तो रेज होता है, 100 वेबसाइट 100 बंदे उनको मैनेज करने वाले, वो एंकर टेक्स्ट सेम, ये कैसे पॉसिबल है? सर अगर हम 100 वेबसाइट से बैकलिंक दे रहे हैं तो हम 100 आर्टिकल लिखते रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन या किस चीज़ पे आकर डील होती है। तो जाहिर है अगर हम एक आर्टिकल के लिए भी हम सबसे ले रहे हैं तो उसको एक आर्टिकल तो लिख ही नहीं देंगे। समझा नहीं। मतलब हम एक आर्टिकल लिख के एक वेबसाइट पे देखें, दूसरे को तो वो सेम नहीं दे सकते। दे भी देते हैं, दे भी देते हैं, क्योंकि वो कौन सा, इसी वजह से ना मैं अपनी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कि वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है थोड़ा सा ना, कि पता नहीं वो किस तरह के लिख के देगा, पता नहीं वो रीफ्रेजिंग टूल से हमें लिख के दे दे, एआई टूल से लिखवा के दे दे, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं रेज हो पाएगा। तो हम डेफिनेटली अगर किसी वेबसाइट को दे रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली हमको बहुत ज़्यादा ख्याल, वैसे भी 400-500 वर्ड्स का 600 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के देना होता है। हर वेबसाइट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन 600 वर्ड्स 700 वर्ड्स नॉर्मल होता है कि जो 600-700 वर्ड्स का लिख दो, और वो फिर हम टेक्निक स्पीच में कर भी जाते हैं। हमें तो बैकलिंक चाहिए, लेकिन बैकलिंक के इर्द गिर्द आगे पीछे जो टेक्स्ट लिखा होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इस एंकर टेक्स्ट के अंदर इश्यूज, ये भी शायद हम पहले देख चुके हैं, डू फॉलो का जो लिंक जूस हमें मिलता है। क्लियर है यहाँ इसको? ये जी कुछ टेक्निक्स हैं हाफ पेज एसईओ की,
या यूँ समझें कि हमें बैकलिंक्स बनाने की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इनमें पुरानी भी हो गई है। मैंने ज़िक्र इसलिए करना ज़रूरी था कि उनका पता हो आपको। अ, सबसे पहली है क्रिएटिंग वैल्यूएबल बैकलिंक्स। डेफिनेटली हमने वैल्यूएबल बैकलिंक्स, ये टेक्निक नहीं है। टेक्निक पहली जो सबसे यूज़फुल टेक्निक जो है वो, ज़्यादातर ब्लॉगर्स जो हैं यही टेक्निक को फॉलो करते हैं, वो है गेस्ट कंटेंट। हम दूसरी वेबसाइट्स को रीच करते हैं, उनका हर वेबसाइट का अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज होता है, हम उनको रीच करते हैं भाई, ईमेल करते हैं। और ईमेल राइटिंग भी सीखी हुई है हमने, वो इसीलिए थी वैसे। वो हम उन्हें रीच करते हैं भाई कि जो भी आप आगे कहानी वैसे देखते हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ गेस्ट कंटेंट है क्या, कि हम उन्हें रीच करते हैं और उन्हें हम ये ऑफ़र करते हैं कि भाई हम आपको आर्टिकल भी लिख देते हैं और हमें एक बदले में एक बैकलिंक दे दें। और हमें उन्हें, वैसे मोस्टली मैं अगर रीच करूँ तो पैसों की बात नहीं करता, अगर वो डिमांड करें तो फिर ठीक है। समटाइम हो सकता है ना वो फ्री में मान जाए, आर्टिकल भी तो लिख के दे रहे हैं। मुझे ये बड़ी चीज़ चुभती थी कि आर्टिकल भी हम लिख के दें और पैसे भी दें उसके ऊपर। तो वो फिर कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदे से मैंने बैकलिंक ली थी, बड़ी अच्छी बैकलिंक थी वो। बुज़ुर्गों के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि बुज़ुर्गों की को, ओल्ड जो पर्सन्स होते हैं उनको जो टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी चाहिए, कुछ इस तरह का आर्टिकल था मेरा। और एक वेबसाइट मुझे मिल गई जो सिर्फ बुज़ुर्गों के ऊपर आर्टिकल लिखती थी, उनके केयर के ऊपर या इधर उधर। उन्होंने भी एक टेक वो आर्टिकल लिखा हुआ था टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट। तो मैंने उन्हें रीच किया कि यार, मैंने वैसे उन्हें ऑफ़र की थी कि मैं ब्लॉग लिख देता हूँ, आपको पोस्ट कर देता, आर्टिकल लिख देता हूँ। तो उन्होंने दो तीन, मेरी चार पांच ईमेल्स वैसे ट्रांसफ़र हुई थी, एक्सचेंज हुई। तो मैंने उसे ये कहा कि यार आप ना ऐसे करो कि फलाने उसके अंदर ना लिंक मुझे लगा दो, जिस तरह से कहोगे हम चल लेते हैं। अगर मैंने कभी आर्टिकल या ब्लॉग उसके लिखा तो मैं आपको बैक लिंक दे दूंगा। तो कहता ठीक है, आप ना हम लिंक एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लिंक एक्सचेंज जो होती है कि वो पकड़ी जाती है, गूगल डिटेक्ट कर लेता है। डेफिनेटली अगर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, मुझे लिंक दे रहे हूँ, गूगल भी देखता क्या हो गया इनको। तो मैंने उसे कहा यार ऐसे करते हैं, आप मुझे लिंक दे दो और फ्यूचर में जब मैंने कभी लिखा आर्टिकल तब मैं आपको बैक लिंक दे दूंगा, और तब तक आप क्यों ना, गूगल हमें ये वो भी कर लेगा, इंडेक्स भी कर लेगा। गूगल की नज़रों में आप भी अच्छे, मैं भी अच्छा, तो हमें हर लिहाज से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपकी आर्टिकल की भी वर्थ इंक्रीज़ होगी कि आप एक अच्छे आर्टिकल को वो कर रहे हो, बैक लिंक कर रहे हो। तो वो इस पर एग्री करके कहता ठीक है। तो उसने पहले से लिखे हुए एक आर्टिकल के अंदर मुझे बैक लिंक दी, जो कि डेफिनेटली एक वर्थ फाइल आर्टिकल था। उसने वहाँ पे स्पेशल एक पैराग्राफ लिखा मेरे लिए, वो लिंक बनाई और उसने लिंक दी मुझे। और उसके बाद आज तक मैंने बोर्डों के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा। तो ये कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है आपकी। वैसे उसे मैंने ख्वाब दिखाया था कि मेरी वेबसाइट को लिंक दोगे तो आपकी रैंकिंग भी इंक्रीज होंगी। तो ये गेस्ट कंटेंट है। आप लिख देना चाहिए, आपको लिख देना चाहिए। मेरे कीवर्ड्स नहीं को आ रहे। तो नेक्स्ट है कि फार्म पोस्टिंग। ये ना पुरानी टेक्निक है फार्म पोस्टिंग की। अ, जब इंटरनेट इतना आम नहीं था तब लोग इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं था, इजी नहीं था इतना। तब फार्म्स चला करते थे हर चीज़ की, जैसे अब वेबसाइट्स बनती हैं, जैसे माउस के ऊपर अलग से वेबसाइट्स हैं, तो तब फार्म्स हुआ करते थे। फार्म्स में क्या होता था कि लोग ओपनली आते हैं और आके क्वेश्चन रेज करते हैं। जैसे कोरा, अगर किसी को पता है वेबसाइट का, तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन रेज करते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है माउस के अंदर, तो लोग उसका आगे आंसर करते हैं उसको। वहीं पे लोग फिर अपनी वेबसाइट्स की लिंक्स भी देना शुरू हो गए थे। ये पुरानी टेक्निक है। इवन कि एक केस स्टडी मैंने रिसेंटली देखी थी। यूट्यूबर्स करते हैं कोरा के ऊपर। तो हम ब्लॉगर्स भी करते हैं वैसे। रिसेंटली केस स्टडी देखी थी, वेबसाइट थी, उसकी लाखों में ट्रैफिक थी, और उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना फॉरम्स एक्सेप्ट करना शुरू किए थे। अब बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2 डेज के 3 डेज वो लाखों से कुछ हंड्रेड्स में आ गई थी वेबसाइट की ट्रैफिक। वो किसी अच्छे सोर्स ने शेयर की हुई थी कि एक स्टडी, तो दिखा रहे थे कि ये क्या हो गया, पागल बना है। लाखों से, जस्ट इमेजिन कि जिसकी चलता चलाता बिजनेस, जिसकी लाखों में ट्रैफिक आ रही है, 2 दिन के अंदर वो ठप हो जाए तो उसके बंदे पे क्या बंदा गुजरेगी। बच गया। क्या बच गया, वो बंदा बंदा बच बच, गया।
तो क्या गुजरेगी इसके ऊपर। तो वो फारम्स की ये पावर है, आपको ये ऐसी वो चीज़ें दिखा सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप बैक लिंक बनाए हैं उनकी। तो फारम्स के ऊपर नहीं जाना। अच्छी टेक्निक के लिए था कि बुरा काफ़ी बुरा है, पुरानी हो गई है। उन वेबसाइट्स की ना लिंक्स भी ऐसी होती थी, यूआरएल्स उन वेबसाइट्स की फार्म डॉट माउस डॉट कॉम कुछ ऐसी होती थी। अब कोरा जो वेबसाइट है अच्छी है, उनके ऊपर बैकलिंक्स हम बनाते होते हैं, कोरा की बैकलिंक्स अच्छी काउंट होती हैं। रेडिट एक वेबसाइट है उसी की तरह की, कोरा की, वो भी एक अच्छी वेबसाइट है। दोनों के ऊपर बैकलिंक नॉर्मली इजी बन जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर रैंक करवाना या उसके ऊपर ट्रैफिक लेना क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से। पब्लिक ने किए होते हैं, लेकिन मतलब वो जनरल होते हैं, रिलेटेड होते हैं, मैंने देखा हाँ वहीं पे जाके हम क्वेश्चंस का ही आंसर करते हैं और और आंसर साथ में अपनी लिंक दे देते हैं कि इसको ज़्यादा देखना है तो जाके लिंक पे, तो वो अच्छी बैक लिंक्स हैं। वैसे उस पर टाइम लगता है वैसे बनाने में, लेकिन अच्छी है वो। लेकिन फारम्स में नहीं जाना। अगली चीज़ है पीडीएफ शेयरिंग। जैसे हमने शायद पहले भी एग्जांपल लिया एक दफ़ा, जैसे गूगल के ऊपर हम कुछ भी शेयर सर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हम जस्ट पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। इस वक्त वैसे जेहन में नहीं है मेरे वेबसाइट। पीडीएफ हम शेयर कर सकते हैं, एक वेबसाइट आई थी स्लाइड शेयर के नाम से है शायद, स्लाइड शेयर डॉट नेट, लिंक्ड की वो है वेबसाइट। तो इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर जाके हम अपने ही आर्टिकल को पीडीएफ में चेंज करके वहाँ पे पीडीएफ लगाते हैं और लिंक दे देते हैं हमारे आर्टिकल की। कोरा पेड होता है। नहीं, फ्री है। तो ये पीडीएफ शेयरिंग है। लाइक मैंने 2-3 वैसे बनाई थी, इससे कोई इतना अल्टीमेट मुझे बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं उसके बाद नहीं बना रहा, लेकिन कर सकते हैं। हमें ना ये वैसे जितनी अच्छी टेक्निक्स इनमें से जो बताऊंगा ना, एट द एंड मुझसे पूछ लेना, वो थोड़ी थोड़ी ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। जिसमें से हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको फिर पकड़ लो, उसको ज़्यादा कर लो। आगे ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशंस हैं। ये मैंने जो मेरी पहली वेबसाइट फ्लॉप हुई थी शायद इसी की वजह से हुई थी। तो ये क्या था कि ये बैकलिंक्स बनाने का बड़ा आसान सा एक नुस्खा है। ये होती क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे चौकाज़म है, तो इतना कुछ डायरेक्टरी की वेबसाइट्स होती हैं, उनमें हर एक सिटी की लिंक्स बनी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, चौकाज़म की फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लेवल की एक डायरेक्टरी है, वहाँ पर चौकाज़म में जाएंगे, चौकाज़म में जाके AUZ की ये ज़्यादा जो बिज़नेस है उसको वहाँ पर लिस्ट कर देंगे। इसमें होगा क्या कि हमें जो लोग होंगे जो चौकाज़म के अंदर बिजनेसेस ढूंढ रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी। वो जब आएंगे चौकाज़म के लिंक पे क्लिक करेंगे तो चौकाज़म के अंदर जितने उनकी डायरेक्टरी के अंदर वेब बिजनेसेस रजिस्टर्ड होंगे वो सामने आ जाएंगे खुल के, तो उनमें हमारा AUZ भी होगा, तो उनको देखना ज़रा आसान हो जाएगा। तो ये USA लेवल की जो डायरेक्टरीज होती हैं वहाँ पर जाकर लोग अपनी वेबसाइट्स को रजिस्टर करवाते हैं, उनसे डायरेक्ट एक लिंक मिल जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है। कुछ डायरेक्टरीज आप पैसे भी लेती हैं, बहुत पुरानी हो गई है, घटिया क्वालिटी की बैकलिंक्स बनती हैं। और मुझे डेफिनेटली बता रहा हूँ, पहली वेबसाइट शायद इसी वजह से फ्लॉप हुई थी, तो इसमें भी नहीं जाना। अभी भी कुछ ब्लॉगर्स वैसे रिकमेंड करेंगे कि जाओ इसमें, लेकिन नहीं। नीचे है वेब 2.0। इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ज़रूर होता है वेब 2.0 का। ये क्या चीज़ होती है कि हम अपनी वेबसाइट्स जैसी कुछ और वेबसाइट्स बनाते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बना पाते हैं। मैंने अभी तक शायद 10 भी नहीं बनी मुझसे, तो जितनी बना लेंगे उतना फ़ायदा। ये क्या करते हैं, हम अपनी जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने माउस के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने कीबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, मैं उनमें से एक चीज़ को पकड़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल माउस के ऊपर एक अलग से एक वेबसाइट बनाता हूँ, उस माउस के ऊपर अलग वेबसाइट के ऊपर अलग से आर्टिकल लिखूँगा उसको, और उस आर्टिकल में डेफिनेटली उस मेन आर्टिकल को लिंक दे दूंगा, अपनी ओरिजिनल वेबसाइट को लिंक दे दूँगा। इसको मैं समझाता हूँ बड़ी डीपली। लिंक दे दूंगा, यानी कि जो न्यू वेबसाइट बनाई है, डमी वेबसाइट बोल रहे हैं इसको, इसकी प्रॉपर एसईओ करूंगा, इसकी प्रॉपर उसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा, इसकी भी बैक लिंक्स बनाऊंगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये वेब 2.0 मैं बताता हूँ होती क्या है, आगे डिटेल में देखेंगे इसको। ये होती क्या है, ये बड़ी जल्दी, इसकी जो लिंक अथॉरिटी होती है, डोमेन अथॉरिटी होती है, वो बड़ी जल्दी बन जाती है। हमारी जो न्यू वेबसाइट बनती है ना, मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल मैंने बना ली है अब, तो उसकी रेपुटेशन बिल्ड करते हो सकता है मुझे सालों लग जाए। वेब 2.0 की रेपुटेशन बड़ी जल्दी बिल्ड हो जाती है।
तो बड़ी जल्दी जब ये बिल्ड होने के बाद हमें इससे बैकलिंक मिलती है, तो इससे लिंक जूस अच्छा खासा ट्रांसफ़र हो जाता है हमें। एक ही आर्टिकल लिखेंगे। डिपेंड करता है, अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं ना, जैसे 10-15 बना रहे हैं, तो इनको भी डाइवर्सिफाई रखना होता है। अगर हमने 10 वेब 2.0 बनाए हैं और 10 को 10 हमें लिंक दे रहे हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक एक आर्टिकल पब्लिश्ड है, तो बड़ी जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा किसी एक बंदे ने बनाए हुए हैं। तो 10 के 10 को डिफरेंट रखना होता है, उनके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स, किसी में एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, किसी में 4, किसी में 400 वर्ड का पब्लिश करते हैं, किसी में 1000 वर्ड का, किसी में जस्ट इमेजेस लगा के आर्टिकल ख़त्म कर देते हैं, किसी में वाकई में आर्टिकल लिखते हैं। डाइवर्सिफाई रखते हैं इसको भी। मैं आगे एग्जांपल दिखाता हूँ इसमें, अभी सिर्फ बता रहा हूँ होता क्या। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डेफिनेटली हमें सोशल मीडिया पे शेयरिंग करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। वेबसाइट जैसे हम बन जाते, जैसे रिलेशन वाली वेबसाइट मैंने बताया हुआ है, उसके ऊपर एड्स, जब अभी मैं शेयरिंग नहीं कर रहा उसकी, जब एड्स लग जाएंगे तो मैं अपने दोस्तों को, फिर उन्हें किसी को शेयर कर देता है, या किसी के अगर कोई रिलेशन लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उनको आर्टिकल भेज दिया। अब जो आर्टिकल पढ़ने आएंगे उसका मुझे कई फ़ायदे हैं। एक तो मेरी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग हो रही है, मुझे ट्रैफिक मिल जाएगी, जब ट्रैफिक मिलेगी सामने एड्स लगे होंगे तो आधा डॉलर डॉलर तो दे ही जाएंगे ना मुझे, वो आर्टिकल भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चीज़ आती है ब्लॉग कमेंटिंग की। आपने दूसरी वेबसाइट देखी होंगी जिसके नीचे नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है। आज से थोड़ा टाइम पहले ये बड़ी ट्रेंडिंग, बड़ी हार्ड चीज़ थी, यहाँ से बैठे बैठाए जितनी मर्जी बैकलिंक्स बना लें, आप दूसरे कमेंट ही करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब में होता है। जैसे यूट्यूब में होता है। लेकिन ये भी अब नुकसान देती है, तो खोलते नहीं हैं मेरे हिसाब से। खोलता भी नहीं है। उसके बाद भी ना ये इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली देखना शुरू कर दिया गूगल ने। अभी भी ना कमेंट्स आप बनाएं, कमेंट बैकलिंक करें, थोड़ी 5-10 काफ़ी है। थ्रू आउट आपकी पूरी कैरियर के अंदर 5-10 काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। शुरू में तो बस ये, अब नहीं सही क्या डिटेल में जाना आप, लेकिन बस ये बताना ज़रूरी था। ब्लॉग कमेंटिंग होती है, लोग नीचे जाकर कमेंट करते हैं। अब बनाएं, थोड़ी बनाएं, 5-10-15 बस काफ़ी हैं। और इसमें ना ये भी सिग्नल मिलता है गूगल को ना, जो चीज़ एक्चुअल में 5-10 बनाने के लिए कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि जब हम दूसरों के अपने ही नीश के अंदर जाके आर्टिकल्स के नीचे लिंक देते हैं ना, तो गूगल को ये सेंस बनती है यार ये एम ही खुद नहीं आर्टिकल लिख रहा, ये फलानी वेबसाइट, वो बाकियों के भी रीड करती है आर्टिकल्स। समझ लगी इस बात की? गूगल इंसानों की तरह क्यों सोचता है? उसको मशीन मशीन की तरह सोचना चाहिए। पॉइंट की समझ लगी। लेकिन ये नुकसान देती हैं, तो 5-10 से ज़्यादा नहीं जाना इसके ऊपर। एक वेबसाइट एक ये वेबसाइट, काफी एक वेबसाइट का, एक वेबसाइट पूरी वेबसाइट का। तो ब्लॉग कमेंटिंग, फार्म पोस्टिंग और डायरेक्टरीज, ये तीनों चीज़ें अच्छी खासी नुकसान देती हैं। लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग इन तीनों में से कुछ सेंसेबल है, जिसकी हम कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, या ठीक है चलो गुजारा करता है। इन्फोग्राफी शेयरिंग है कि हम अपने ही आर्टिकल के अंदर जो फॉर एग्जांपल कोई ग्राफिक्स को बड़ा अच्छा सा बना के ना शेयर कर देते हैं पूरे आर्टिकल के। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई 5-10 पॉइंट्स प्रॉब्लम्स लिखी हैं और उनके सॉल्यूशंस लिखे हैं, आप उनके 5-10 के नाम लिख के एक इमेज बना दें, और इमेज के नीचे नीचे आप अपनी वेबसाइट की लिंक भी दे दें। तो दूसरी जो न्यू वेबसाइट्स होती हैं, वो इतनी मेहनत करने की बजाय आप ही की इमेज को उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा लेती हैं। जब वो हमारी इमेज को कॉपी करती हैं तो हमें वहाँ से बैकलिंक मिल जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है लोकल लिस्टिंग का। लोकल लिस्टिंग को ये ब्लॉग डायरेक्टरीज तकरीबन सेम है, इसमें हम नहीं जा रहे। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है, लेकिन बड़ी अच्छी है। शायद ये पहले जिक्र भी हुआ एक दफ़ा। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी माउस की वेबसाइट है, तो मैं कंप्यूटर वाली वेबसाइट पर गया और उसकी वेबसाइट की ना पूरी की पूरी मैं छानबीन करूँगा कि कहाँ किस जगह पे इस लैपटॉप वाली वेबसाइट ने किसी और वेबसाइट को लिंक लगाई हुई है, लेकिन जिस लिंक को लगाया था वो अब काम नहीं करती, या वेबसाइट डिलीट हो चुकी है जिस रीज़न से भी। तो फिर हम उस लैपटॉप वाली वेबसाइट को ईमेल करते हैं कि भाई आपने जो फलाने पेज पे फलानी लिंक लगाई है वो आज काम नहीं करती, अब उसको हटा दो, मुझे लगा दो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस लगा देते होते हैं। इन अगेन टेक्निक से किसी किसी अभी टेक्निक डिटेल में हमने नहीं देखी, सिर्फ नाम्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं।
स्टिल कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो वो पूछ सकते हैं। है कुछ? सबसे पहली टेक्निक, गेस्ट पोस्टिंग। काफ़ी बोरिंग सा लेक्चर नहीं है ना? हाँ, सॉरी टाइम क्या हुआ है? टाइम पूछ लो, तो मुझे हौसला हो, 10 मिनट रह गए। 10 ही रह गए। बहुत आज बहुत अलग। चलें, काफ़ी आज टेक्निक्स थोड़ी सी लेंथी हैं, टाइम ज़्यादा ले जाएंगे, वो फिर बीच में रह जाएंगे। लेकिन इनमें स्टिल कोई चीज़ों के अंदर इशू है या ज़्यादा एक्सप्लेनेबल कोई चीज़ लग रही है तो ये जो पूछ लें मुझसे। पीडीएफ शेयर है, इसको हम शेयर क्या करते हैं, इसका तो बहुत पीडीएफ आर्टिकल को हमने पीडीएफ में चेंज कर लिया। ठीक है, वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। जहाँ पे हम अपलोड कर रहे होते हैं वहाँ पे पीडीएफ के अंदर या पीडीएफ के बाहर कहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हुए कि ये पीडीएफ किस चीज़ के बारे में, हम अपनी वेबसाइट के लिंक दे देते हैं। यानी कि हम उस वेबसाइट पे जाके पीडीएफ ही शेयर कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी वेबसाइट को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी जगह। जी, और किसी को नहीं?